Namaskar, good evening, welcome to yet another episode of Wait for 8। आप सभी का स्वागत है वेट फॉर 8 कार्यक्रम में। आज जैसे कि हमने फेसबुक पे पहले ही घोषणा की है कि राजदीप सारदेसाई, पत्रकार राजदीप सारदेसाई, सूत्रों से खबर मिली है कि इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। इससे पहले गणतंत्र दिवस के दिन जो फार्मर्स की ट्रैक्टर रैली हो रही थी, किसानों के ट्रैक्टर रैली में दंगा भड़काने की नियत से, लोगों को तो ऐसा ही लगा कि दंगा भड़काने की नियत से उन्होंने झूठ बोला, कैमरा पे झूठ बोला, ट्वीट पर झूठ बोला, अपने कार्यक्रम पर लाइव आए तब भी झूठ बोला कि पुलिस की गोली से एक किसान की मौत हो गई है। वो किसान है कि नहीं इस पर भी संदेह है, क्योंकि खबर मिली है, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने ये खबर छापी है कि ऑस्ट्रेलिया से वो घूमने आए थे। और ऑस्ट्रेलिया में अक्सर आजकल कई जगह होता है कि यहां से लोग जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहां पर खालिस्तानियों के प्रभाव में आ जाते हैं और उसके बाद उनको बहुत रोमांचक लगता है हर बात पर आंदोलन करना। वही करने यहां पर आए थे। फार्मर थे कि नहीं, किसान थे कि नहीं, इस बात पे संदेह है। खैर, जो भी थे, और हर मौत दुखद मौत होती है, लेकिन उस मौत को, जो कि दुर्घटना थी, जहां पर कि जबरन एक पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर क्रॉस करने की कोशिश हो रही थी, रेड फोर्ट में, लाल किले में आने की कोशिश हो रही थी, और उस टक्कर में उनका ट्रैक्टर पलट गया, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इसको भुनाना, इसको अपनी राजनीति के लिए भुनाना कहां तक सही था? अगर, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर ये होता है ताकि बदनामी ना हो, लोगों को सैक नहीं किया जाता, कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दें। खबर ऐसी ही आई है कि उनको इंडिया टुडे ग्रुप ने कहा है कि आप इस्तीफा दे दें। ये एक तरह की सैकिंग ही है। लेकिन क्या आज का विषय केवल राजदीप सरदेसाई होना चाहिए? मेरे विचार से नहीं, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता बहुत सारे पत्रकार करते हैं और आज शायद निष्पक्ष पत्रकारिता करना संभव ही नहीं है। इसमें मैं बहुत मशहूर पत्रकार दिवंगत विनोद मेहता को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जस्ट बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट आई कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल यूनक। अगर मैं पत्रकार हूं तो राजनीतिक तौर पे मैं हिजड़ा नहीं बन सकता। मैं किसी ना किसी पक्ष में तो रहूंगा, मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। वहां तक तो मान्य है, लेकिन विनोद मेहता के समय ही हमने देखा था कि पेड न्यूज की बात शुरू हो गई थी। बल्कि आउटलुक ने ही सबसे पहले राडिया टेप्स का, मेरे ख्याल से उन्होंने जग जाहिर किया था, राडिया टेप्स। और उसमें जो तमाम लोग, जो बरखा दत्त फंसी थी, उसमें वीर सांग भी फंसे थे, उसमें नाविका कुमार फंसी थी, प्रभु चावला फंसे थे। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कि कोई एक एजेंडा चलाते हैं। अर्नब गोस्वामी का भी अभी बार्क के केस में नाम आ रहा है। तो लेकिन एक बात तो ये होती है कि एक एक आदमी एक एक जगह का मार्केट, कोई मार्केट का सेक्शन कैप्चर कर रहा है, और उसके लिए उस मार्केट को जो सूट करता है वही बात वो आगे बढ़ाता है। जहां तक जो बात आपको सूट करती है वो बात सच है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जहां आप झूठ का सहारा लेने लगते हैं, जो घटना घटी ही नहीं, आप कहते हैं कि वो घटना घटी है, तो वो फिर क्राइम हो सकता है, वो अपराध हो सकता है। इस केस में, राजदीप के केस में, दंगा भड़काने का इल्जाम उन पर लग सकता है। इसी तरह से किसी ने कोई गलत काम न किया हो, जबरदस्ती ये बताना, और बहुत सीनियर पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं क्योंकि पत्रकारिता में मैं कुछ आदर्शों को लेकर आया था, और जब मैं यहां पर आया तो मुझे दिखा कि कहीं पर आदर्श का नामो निशान नहीं है। एन राम की बात करूंगा मैं। जब राफाल पे बहुत वाद विवाद हो रहा था, तो उस समय पे एक आमले ने, एक आईएएस अफसर ने, सेक्रेटरी ने एक नोट लिखा था कि पीएमओ इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं राफाल की डील में। उसके नीचे तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने अपना रिमार्क लिखा था कि ये एक इतना इंपॉर्टेंट डील है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो भी मॉनिटर कर रहे हैं जिस प्रकार से हमारे पीएमओ मॉनिटर कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हिंदू के एन राम ने क्या किया, मनोहर पर्रिकर का जो नोट था उसको छिपा दिया, उसको छिपा के बाकी कागज को छाप दिया हिंदू में। और चूंकि
हिंदू उनका अपना अखबार है, उनका परिवार कस्तूरियन सन्स चलाता है, उनको तो कोई सैक कर नहीं सकता। राजदीप बेचारा वो अपना धंधा तो कर नहीं रहा था, किसी की नौकरी कर रहा था, उसकी नौकरी चली गई। तो ऐसे किस किस को आप पकड़ेंगे? और इस पे क्या कोई कानून बनना चाहिए? क्योंकि अलग से वैसे भी पत्रकारों को कोई इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है कि आप जो मर्जी बोल सकते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, बड़े दिग्गज पैनलिस्ट मौजूद हैं। कुमार श्रीकांत जी सत्यान्वेषी भारत के संस्थापक है। रोज शाम 5 बजे वो करंट अफेयर पे बहस रखते हैं, बहस का आयोजन करते हैं, और सिर्फ न्यूज उनके साथ कोलैबोरेट करके रात के 8 बजे बहस का आयोजन करता है। हमारे साथ सेफ बंगाल के तापोश पाल जी हैं, बंगाल में बीजेपी के समर्थन में कैंपेन करते हैं। जैनेन्द्र प्रताप अर्कवंशी हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। जनरली उनका एंटी एस्टैब्लिश स्टैंड होता है, आज देखना है वो क्या स्टैंड लेते हैं। सौरभ ओझा जी हैं, जो कि गेमर हैं और अपनी विचारधारा के चलते उनकी नौकरी जा चुकी है। एक बार बहुत अच्छी नौकरी करते थे, अपनी विचारधारा स्पष्टवादिता के साथ कहने के कारण उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में काम करते थे जहां पर वो विचारधारा मान्य नहीं था। भाजपा की तरफ से हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जुड़े हुए हैं, आईटी सेल में हैं भाजपा के, और बड़े ही प्रखर प्रवक्ता हैं, अपने पार्टी का पक्ष बड़े जोर शोर से रखते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता हैं राकेश सिंह परमार, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, विश्लेषक भी हैं, विभिन्न विषयों पे पुरजोर अपनी बात रखते हैं। पीयूष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं कुछ समय के बाद। इन दिनों वो एंटरप्रेन्योर हैं, पीआर भी देखते हैं, लेकिन एक समय पत्रकारिता भी उनका लंबा इनिंग्स रहा है। पत्रकारिता में भी बिजनेस चैनल्स में रहे हैं, वो पॉलिटिकल चैनल्स में रहे हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। चूंकि आज का विषय जो है वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं पत्रकार के पास ही जा रहा हूं। कुमार श्रीकांत जी, आप केवल एक पत्रकार नहीं है, आप पत्रकारिता पढ़ाते भी हैं, और जब आप मास कम्युनिकेशन का जब क्लास लेते हैं, वहां पर जो छात्र होते हैं, वहां पर भी ऐसे प्रश्न उठते होंगे कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए या नहीं, या आप किसी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। वहां पर क्या इस पर भी चर्चा होती है कि पत्रकारिता में अपराध कैसे होता है? जैसे एक बहुत कॉमन चीज है, नोएडा में बहुत सारे छोटे मोटे चैनल्स हैं, वो धंधा केवल इस बात का चलाते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, और जो फुटेज मिलता है उससे वो ब्लैकमेल करते हैं। वो चलाते नहीं है उस फुटेज को। और इस तरह के 36 चैनल बंद हो चुके हैं सरकारी रेड के बाद। तो ये जो एक अंडरबेली है जर्नलिज्म का, एक अंधेरा स्वरूप जो है, जो कि छिपा हुआ है, ढका हुआ है, अभी भी इतना उजागर नहीं हुआ है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में कितना सावधान किया जाता है पत्रकारों को जब वो पत्रकारिता सीखते हैं, और जब वो पत्रकार बन जाते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी मीडिया कंपनी में, तो क्या उनको सावधान किया जाता है, उनको बताया जाता है ऐसा मत करना? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मतलब ऐसी कोई पढ़ाई मुझे नहीं लगता किसी टेक्स्ट में है, और कोई भी यूनिवर्सिटी पत्रकारों को और नई पौध जो है पत्रकारिता की, उनको ये सिखाती है। आपसी मतलब एक विद्यार्थी और एक टीचर के बीच के जो संबंध होते हैं, उसमें भी तमाम विद्यार्थी इन सवालों को पूछते हैं, और उस पर भी हम बात करते हैं। हम गाये बगाए जो पेड न्यूज का जो पूरा संसार है, या फिर पीत पत्रकारिता है, उसको लेकर बात करते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और तमाम जो छात्र होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 बीघा जमीन जब उन्होंने देखी होती है, 2 बीघा जमीन से ही वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, और उनकी विचारधारा जो है 2 बीघा जमीन टाइप हो जाती है। और नया दौर, एक दिलीप कुमार की पिक्चर थी, आपको पता है किस तरीके से लेफ्ट जो विचारधारा है उसको, आइडियोलॉजी को वो प्रस्तुत करते हैं, लाकर देते हैं। और 12वीं में, ग्रेजुएशन में, है ना, ये सारी उनके दिमाग में होता है। तो आज के जर्नलिज्म में पॉलिटिकल करेक्टनेस जो घुस गया है, आप समझिए, आज के जर्नलिज्म में जो पॉलिटिकल करेक्टनेस घुस गया है, और वही पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है बाकी जो नए नए नवागंतुक जो छात्र हैं, उनके दिमाग में भी वही पॉलिटिकल करेक्टनेस घुस गया है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो फैन बन चुके हैं। उनके लिए फैन जो है वो रविश कुमार हैं,
रविश कुमार उनके लिए फैन है, राजदीप सरदेसाई उनके लिए फैन है, और वो ऑक्सफोर्ड की किस यूनिवर्सिटी की तथाकथित जो एक टीचर थी, वो उनके लिए फैन का प्रतीक है। फैन और पंखे का प्रतीक तो अलग विषय है, लेकिन समझिए कि वो अच्छे और बुरे को बेहतर नहीं समझ पाते हैं। वो बुरे को भी डिफेंड करने लगते हैं, वो छात्र जो हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नए नए, जैसे नया मौलवी, नया मुल्ला जो है बहुत प्याज खाता है, वैसे नया पत्रकार जो है वो बड़ा अपने आप को लेफ्टिस्ट समझने की कोशिश करता है और लेफ्टिस्ट ही आगे प्रस्तुत करता है। गंगा जमुनी स्कोडा लहसुन की बात जो है वो ज्यादातर ऐसे लोग कहते हैं, है ना। अब समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो नए अवगंतुक पत्रकार है, इन्होंने सारा धर्म का और सारी चीजों का बोझा अपने करमाथे पर उठा रखा है। अब ये फैन किट के हैं। अब देखिए, जैसे कि आज एक पत्रकार है, ये कल एक को शहीद बता दिया इन्होंने कह दिया कि दिल्ली पुलिस ने गोली मार के इस व्यक्ति को मार दिया। समझिए, ये वही पत्रकार है जिनकी मॉब लिंचिंग होते होते मतलब ये रुक गए सिंधु बॉर्डर पे, इनकी जो है, हाँ हाँ सॉरी, तो इनकी मॉब लिंचिंग होते होते, अच्छा ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल बेइज्जती का शिविर लगाते हैं और अमेरिका में भी जाकर इनकी बेइज्जती होती है, तो इनकी वहां पे भी मॉब लिंचिंग बची है और हर जगह ये अपनी जान को बचाते हैं। लेकिन ये धर्म के और वसूलों के इतने पक्के हैं, लेफ्टिज्म के इतने पक्के हैं कि अपने धर्म और वसूल को, लेफ्टिज्म को कभी ये साइड लाइन नहीं करते। ये बड़ा विषय है। दूसरी चीज है, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया, मैं आपको बताऊं, इसमें आशुतोष जी भी हैं, आशुतोष और राजदीप, क्योंकि मैं IBN 7 एक चैनल हुआ करता था, फिलहाल वो उसका नाम अलग है, तो मैं इन लोगों से मतलब क्योंकि इनपुट डिपार्टमेंट में मैं था, तो इनपुट आपको पता ही है कि इनपुट जो है वो जड़ होती है, रीढ़ होती है। तो मैं इन लोगों के साथ बेहतर काम कर चुका हूँ, तालमेल जानता हूँ मैं, मुझे पता है कि ये कपड़ों के अंदर कितने नंगे हैं और मुझे पता है कि कपड़े पहने हुए कितने नंगे हैं। मैं इनको इस विचारधारा को बेहतर समझता हूँ। ये व्यक्ति, और मैं आपको पता होगा कि एक पत्रकार है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का 2002 को लेकर इंटरव्यू किया था, उनका इंटरव्यू भी मैं सत्यान्वेषी भारत पे मैं कर चुका हूं, और उन्होंने मुझे बताया किस तरीके से खास तौर से राजदीप सरदेसाई, बरखात और तमाम लोगों ने 2002 के दंगों को किस तरीके से भुनाने की कोशिश की और किस तरीके से मीडिया में प्रेजेंट करने की कोशिश की कि मुझे दंगाइयों ने मेरे कपड़े खोल दिए, मेरे कपड़े खोल के जांच करने की कोशिश की कि मैं क्या हूं, मैं हिंदू हूं कि मुस्लिम हूं। और ये व्यक्ति और ऐसा नहीं, देखिए, और ये व्यक्ति का केवल शारीरिक खतरा नहीं हुआ। राजदीप सरदेसाई का मैं अपने आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो मुस्लिमों का खतना होता है वो राजदीप सरदेसाई का खतना है, क्योंकि ये सवाल मैं उनसे 2 बार पूछ चुका हूं और उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात का खुलासा किया है। और ना केवल इनका शारीरिक खतना है बल्कि मानसिक खतना भी हो चुका है। मैं अभी रविश के ऊपर नहीं आया हूं, अभी रविश पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो इनका मानसिक और शारीरिक खतना हो गया। और जिस तरीके से, देखिए, मेरा मानना है कि मोदी से विरोध है, राहुल से विरोध है, किसी से भी विरोध है, अति सर्वत्र वर्जते, अति जो ये फैलाते हैं, ये अतिवाद में तो ये बवाल काटते हैं। और ये देखिए जिसका नतीजा आज आपको देखने में मिल रहा है, किस तरीके से इन्होंने फेक न्यूज बनाया। और एक तरीके से मैं कहता हूं कि मॉब लिंचिंग के जो ये मॉबर्स हैं, ये सारे वॉर मॉन्गर्स हैं, ये चाहते हैं कि सत्ता को उठा फेंके, ये सत्ता को निकाल फेंके, क्योंकि लेफ्टिज्म, ये पंच मक्कारों में सबसे अग्रणी आते हैं। और इस देश में जितने भी लेफ्ट मीडिया है उनके सिरमौर है राजदीप सरदेसाई, क्योंकि इन्हीं के चेले हैं। और चेला जो है वो गुड़ हो गया और जो वो है वो शक्कर ही रहेगा, यानी कि रविश कुमार। तो रविश के बारे में जितनी मैं फूलों से वंदना करूं, धूप दीप आरती से, उनका नैवेद्य से मैं वो करूं, वो तो बड़ा कम है। तो ऐसे पत्रकारों से बच के रहने की आवश्यकता है। लेकिन श्रीकांत जी, मेरा एक प्रश्न है, अगर, क्योंकि आपने रवीश कुमार का भी जिक्र किया, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा स्पष्ट है, लेकिन वो जो भी कैमरा पे कहते हैं वो कम से कम अपराध की श्रेणी में तो नहीं आता। क्या लगता है आपको? नहीं, अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन दिक्कत क्या है कि 2 तरह के अपराध होते हैं। जैसे कि एक शारीरिक हिंसा होती है, एक मानसिक हिंसा होती है। एक होता है अपराध आपने किया और एक अपराध करने के लिए दूसरे को आप प्रोवोक कर रहे हैं कि आप डंडा उठाइए, आप झंडा उठाइए और आप उठाइए पत्थर और चलाइए। आप सोचिए, आप गलत के साथ लोगों का एक मॉब खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और रविश कुमार ऐसा काम करते हैं। यानी कि आप सोचिए, जो 26 जनवरी को जो हुआ, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों ने देश के झंडे को उठाकर फेंका और अपने झंडे को, डंडे को वहां लगाया, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम है। और यानी कि उनकी गलतियों को
उनको विक्टिमाइज करने का काम है, या फिर उनकी गलतियों को कारपेट के नीचे डालने का काम है, या फिर उन लोगों को हीरो बनाने का जो काम है, ये रविश और तमाम ऐसे पत्रकार करते हैं, और ये देश, समाज और लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं माफी के साथ, कि जितने भी आपने दिखाया, ये जितने भी पत्रकार हैं, इन सब के दिमाग को अगर आप पकड़ के निचोड़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टार मिलेगा, और ये टार आपको बीमार करने के लिए बहुत है, बहुत काफी है। ये टार आपको बीमार करने के लिए काफी। पीयूष जी, आपने मीडिया को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से देखा है। एज अ पीआर एग्जीक्यूटिव, पीआर हेड भी आपने इसको देखा है, और आप खुद पत्रकारिता कर चुके हैं। राजदीप सरदेसाई का जो उत्थान है, उसमें आप देखिए, जब दूरदर्शन का जमाना होता था तो एनडीटीवी एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, वो चैनल नहीं था। और प्रोडक्शन हाउस जो है एक कार्यक्रम बनाता था, द वर्ल्ड दिस वीक, याद होगा आपको। और द वर्ल्ड दिस वीक में वो करते क्या थे कि विदेश का जो फुटेज दिखाते थे, दूरदर्शन के कार्यक्रम में जो विदेश का फुटेज होता है उसको चुराकर उन्होंने बिल भी भेज दिया दूरदर्शन को कि हमने अपने कार्यक्रम में ये फुटेज दिखाए हैं। और राजदीप सरदेसाई के ससुर, जो उस समय प्रसार भारती तो था नहीं, या फिर बन रहा था, उन्होंने वो बिल पास कर दिए। और फिर राजदीप के उत्थान में उनके ससुर का क्या रोल है, सागरिका घोष के फादर का क्या रोल है, ये सर्वजन विदित है, सब जानते हैं। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि शुरुआत में ही ऐसे पत्रकारों को रोक दिया जाए। देखिए, दो बातें सर कह रहे। पहली बात की, जो आपने सागरिका वाला इशू कहा, उसमें इतना घूमने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक पॉइंट का कोई भी जांच कर ले कि सागरिका हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे महंगी ट्रेनी जर्नलिस्ट थी। एनडीटीवी जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको सबसे पहली तनख्वाह जो मिली, आप खाली उसको चेक करा लीजिए, आपको पता चल जाएगी पीछे की सारी कहानी। खैर, वो आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा आपने बड़ा अच्छा उठाया कि पत्रकारिता। पहली बात तो श्रीकांत भाई ने कहा कि से आपने जो कहा कि इसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी इससे शो के पहले अपने एक वकील मित्र से बात की थी। बिल्कुल ये क्रिमिनल केस है। 153B पे कायदे से राजदीप के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। 6 महीने से 1 साल की इसके ऊपर जेल होती है, और इसके लिए कोई उनको FIR की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई भी थाना इनको इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करके इनको जेल भेज सकता है, पहली चीज। दूसरा, राजदीप ने कोई पहली बार तो सर किया नहीं है ये। राजदीप उन्हीं वल्चर्स में से हैं जो कि खुद अपने आप को वल्चर्स कहते हैं। आपको याद होगा कि जब 13 फरवरी को 2001 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उन्होंने क्या उस वक्त कहा था? उन्होंने कहा था ना कि मैं अपने कैमरामैन को बोला कि गार्ड से बोलो कि दरवाजा बंद कर दे, ताकि कोई दूसरा कैमरामैन, दूसरा चैनल ना अंदर आने पाए, और हम लोग एक साथ मिलकर यहाँ पे इसको कवर करेंगे और हमको जबरदस्त TRP मिलेगी। यही राजदीप के शब्द थे ना, और एग्जैक्ट उसका शब्द था कि ये स्टोरी हमें ही करनी है, आप मजा करो। पार्लियामेंट में अटैक हो रहा है, हमारे सोल्जर शहीद हो रहे हैं, और ये राजदीप का शब्द था अपने कैमरामैन के लिए। तो राजदीप किस तरह की पत्रकारिता करते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए इसके लिए किया क्या जाए। अब एक नहीं 1000 एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। द प्रिंट ने दिल्ली दंगों के समय एक हेडलाइन चलाई थी शिवम विज की, जिसमें लिखा था कि दिल्ली पोग्राम इज नथिंग बट अमित शाह रिवेंज टू एन इलेक्शन डिफीट। इस हेडलाइन को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या एक्शन इसके ऊपर आज तक हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन कैसे होता है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछिए, जिसने बिना बात के या बात का राजदीप अर्नब गोस्वामी को उठा के जेल भेज दिया ना। और उसके बाद से हर कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने से पहले एक बार सोचता है, हमने तो कुछ किया नहीं। वो शायद एक आत्महत्या वाला केस था, वो बार्क वाला केस नहीं था जिसके कारण वो उसको जेल भेजा गया। आत्महत्या वाले केस को आउट ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के परमिशन के खोल भी नहीं सकते थे। बिना खोले उन्होंने उठा के किस तरह से डाला सबने देखा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सबको जर्नलिस्ट उठा के जेल भेज देना चाहिए, लेकिन जहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं उसको आप कैसे लगातार इग्नोर कर सकते हैं? राजदीप ने कोई पहली बार तो किया नहीं है। ट्वीट करते हैं, उसके बाद करके डिलीट करते हैं। 7.5 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं उनके। खाली आप इसी को देख लीजिए कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। तो इसके ऊपर, और कल जो इन्होंने दिल्ली में 26 जनवरी जो इन्होंने दिल्ली में किया लाइव प्रोग्राम में, उन्होंने बोला ये बात इंडिया टुडे पे, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। कितने लोगों तक वो मैसेज दिया था? मैं तो कह रहा हूँ कि उसके बाद जितना भी दंगा वहां पे हुआ वो सब राजदीप की वजह से हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले उठा के उनको जेल में डालना चाहिए। हाँ जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी भी हैं। मेरी आपसे पहली वर्चुअल मुलाकात है, लेकिन ये जो हमारी चर्चा जो हो रही है
क्या आपको लग रहा है अजय शर्मा जी कि एक तरफा चर्चा हो रही है और विचारधारा में और अपराध में क्या क्या मतलब कहां तक मान्य है, कहां तक आप बोल सकते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी कहां खत्म होती है? अजय शर्मा जी। देखिए, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ जाके खत्म हो जाती है, ये तो एक बहुत ही बड़ा जो है डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन मैं राजदीप सरदेसाई जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं और जिस पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हमें राजदीप सरदेसाई तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है या उस बिल्कुल ग्रुप के या धड़े के एक चेहरा है जो उस तरह की पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं। देखिए, यदि उनको उठाकर हम देखें, जैसे भी पूरे पैनल ने डिस्कस किया है, 1988 में जब टीवी मीडिया जन्म ले रहा था, बड़ा हो रहा था और 24 आवर की जो है ब्रॉडकास्ट की तैयारी चल रही थी, राजदीप सरदेसाई तब आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और एनडीटीवी से जुड़ते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पत्रकारिता करते हैं। इसके बाद IBN7 की नींव रखते हैं। वो सब कुछ हमने देखा, वो उनकी एक अलग चीज है कैसे उन्होंने क्या किया। लेकिन मैं उनके गुजरात दंगों की रिपोर्टिंग को समझने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से उन्होंने गुजरात के दंगों की रिपोर्टिंग की और बंबई रिपोर्टिंग को छोड़ दीजिए, बंबई की दंगों की रिपोर्टिंग जिन्होंने की, फिर अलग तरह की चीजें सामने आई। तो वो जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं और उस रिपोर्टिंग के अंदर वो अपने आप को एक तरीके से पूर्वाग्रही, जिस तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित पत्रकार होता है जो मान के चलता है कि मुझे इसके अगेंस्ट ही चलना है, इसके अगेंस्ट ही दिखाना है और यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जो है टीआरपी भी मिलेगी और मुझे दूसरे भी अन्य फायदे मिलेंगे। वो हम जो उनसे हमें समझ में आता है। और उन्होंने गुजरात दंगों को ऐसा दिखाया कि इस देश के अंदर इससे बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ जो 1947 के बाद जिस तरह से हम देखते हैं। तो एक इस तरह की जो पत्रकारिता होती है जो समाज के अंदर एक अलग तरह का मैसेज छोड़ती है। जैसे भी दिल्ली दंगों की बात हो रही थी, वहां पर भी वो पत्रकारिता ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए उतरे, वहां से उन्हें एक अलग तरह की मैसेजेस दिए। देखिए, न्यूज रूम के अंदर जैसे अभी श्रीकांत जी कह रहे थे, उन्होंने काम किया है, इनपुट के अंदर थे वहां पर। न्यूज रूम के अंदर जो सबसे पहले चीज सिखाई जाती है एक ट्रेनी को भी, एक पत्रकार को भी, कि वो फैक्ट पर जरूर जांच करे कि क्या फैक्ट है। यदि आपकी फैक्ट और जानकारी सटीक नहीं है तो उसको प्रसारित नहीं करना चाहिए। और पहले के जो संपादक हुआ करते थे इसके ऊपर पूरी नजर रखते थे कि भाई कोई भी गलत चीज प्रसारित ना की जाए। अब क्या है, अब तो एक सोशल मीडिया है या दूसरे प्लेटफॉर्म है, टीवी है, लाइव है, वहां पर अब कुछ भी इतनी जल्दबाजी है कि कुछ भी जो है आपको जांचना नहीं है, परखना नहीं है और उसके बाद आपके अपने दूसरे अन्य हित इतने हावी हो जाते हैं जिसकी वजह से आप तेजी से सब कुछ करते हैं। और वही अभी हमने देखा है। तो मैं समझता हूं कि राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार जो है एक उम्र में आकर इतने बायस्ड हो जाते हैं अपनी आप को लेकर कि मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूं सिर्फ वही सही है और जो मैं बताऊंगा इस दुनिया को जो दिशा या मैं निर्धारित कर सकता हूं या मैं बहुत पावरफुल पत्रकार हूं और मेरे कहने से ही ये सब कुछ होगा। तो आप इसको देखिए, मैं इसको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। जब केरल के गवर्नर जो है आरिफ खान मोहब्बत से उन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे सवाल जवाब पूछे और जिस तरीके से वो नाराज हुए उनसे और उन्होंने कहा कि आपकी भाषा की समस्या है। मतलब एक पत्रकार से यदि कोई इस तरह का व्यक्ति कहता है कि आपकी भाषा ठीक नहीं है तो ये पूरी पत्रकारिता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। मुकेश अंबानी का इंटरव्यू किया तो वो उनसे नाराज थे, उनका मैं आपको सीरियसली नहीं लेता हूं। सानिया मिर्जा का इंटरव्यू किया तो वो उनके ऊपर भड़क जाती हैं। और दूसरा मतलब इस तरह के इंटरव्यू की भरमार है। अभी हाल ही में जो सोहराबुद्दीन केस है उसके अंदर उन्होंने माफी मांगी है बिना शर्त के कोर्ट के अंदर। तो आप वो भी फर्जी खबर चलाने को लेकर, आप गाजियाबाद के सीएमओ या जो नोएडा में सीएमएस रहे अजय अग्रवाल, उसको लेकर आपने जो है कोर्ट से माफी मांगी 10 साल बाद। तो आप फर्जी स्टिंग कराते हैं, आप फेक खबरें चलाते हैं, खबरों को गढ़ते हैं, रचते हैं, बनाते हैं, फिर उसको प्रसारित करते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो कोर्ट में माफी भी मांगते हैं, जिसकी वजह से पत्रकारिता के अंदर जो एक पत्रकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आज पूरी पत्रकारों को जो है अपनी इसी की परीक्षा देनी पड़ती है कि आपकी जो खबर में विश्वसनीयता कितनी है। हर कोई आपको जो उसी आप
बिल्कुल, ये अक्सर हो जाता है अजय जी कि जो अभी भी आज भी गिने चुने जो मतलब जेन्युइन पत्रकार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जैसा एक माध्यम है, वहां पर कोई भी अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आता है सोशल मीडिया में, भले ही आपने कितनी मेहनत की हो उस एक स्टोरी पर, वो तुरंत लिख देंगे फेक न्यूज। क्योंकि ये इस तरह के जो पत्रकार हैं, पूरे व्यवसाय को, पूरे पेशे को बदनाम कर रहे हैं। सुरजीत जी, फेक न्यूज जो है, देखिए फेक न्यूज जो है जहां से चलकर आती है, आप थोड़ा समझिए कि 21वीं सदी में अफवाह को फेक न्यूज कहा जाता है। पहले अफवाहें फैलाई जाती थी, तो अफवाह जो है वो फेक न्यूज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो अभी जिसकी वजह से वो सस्पेंड हुए हैं, जो उनको कहा गया, जो मैं तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जहां पर उनको इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उस अफवाहों की वजह से आज जो है पत्रकारिता के ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। और इसकी वजह क्या है? सिर्फ पत्रकारों का दो भागों में बंट जाना है। यदि पत्रकार दो भागों में बंट जाते हैं और उसकी दलील देते हैं कि साहब मेरे ब्रेड एंड बटर का सवाल है, या मेरे कुछ अन्य व्यक्तिगत फायदे हैं जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं अभी कुछ पढ़ रहा था तो देखा कि कोई राजदीप सरदेसाई का नाम जो है 2016 में जो है गोवा के मुख्यमंत्री पद के लिए भी हवा में था कि वो गोवा के मुख्यमंत्री पद के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आपकी जो सवालात हैं वो आपकी एक विचारधारा से ग्रसित दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है जो गोदी मीडिया ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ही था कि आप किसी का बहिमान करते हैं और किसी लिए। हाँ अजय जी, कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस, कुछ शायद नेट की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। मैं वापस आऊंगा आपके पास अजय जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। उसके बाद बिल्कुल आवाज क्रैक हो रही है आपकी, समझ में नहीं आ रहा है। वापस आऊंगा आपके पास। जैनेंद्र प्रताप अर्कवंशी जी, जिस दिशा में चर्चा आगे बढ़ रही है आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि जहां तक मार्केट को कैप्चर करने का सवाल है, और हम विचारधारा के साथ साथ मार्केट की भी बात कर रहे हैं, तो आप देखिए एक दूसरी तरफ का उदाहरण हो गए अर्नब गोस्वामी। तो चाहे अर्नब गोस्वामी ने जब देखा कि लेफ्टिस्ट मार्केट जो है वो पूरा ऑक्यूपाइड है, मुझे राइटिस्ट मार्केट ऑक्यूपाई करना है, तो भी चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे पालघर में साधुओं को मारने का केस हो, कम से कम उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो झूठ है उसको सच है, सच को तो झूठ नहीं कहा। क्या कहते हैं आप? नमस्कार। जो चर्चा जहां चल रही थी, बहुत अच्छी चीजें बता रहे थे सभी लोग। मेरे भी मतलब इन्हीं चीजों को लेके अपनी कुछ जो खामियां नजर आती हैं मुझे पत्रकारिता। देखिए, मैं राजनीतिक रूप से पहले नहीं बोलूंगा, मैं पहले पत्रकारिता के ऊपर ही बोल देता हूँ। जो आजकल की पत्रकारिता हो रही है, ये शायद ही इस समाज को किसी दिशा में ले जा पाएगी। उसके कुछ रीजन है, चाहे वो मैं नाम अगर ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हम लोग तो सभी नाम ले रहे हैं, आप भी लीजिए। नहीं, हमें तो फिर बैठाना ही बंद कर देंगे अगर कभी भविष्य में ऐसी नौबत आई। नहीं, आप मेरा भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे सुधीर जी हो गए, सुधीर चौधरी, मेरा तो ले सकते हैं, या श्रीकांत जी का भी नाम ले सकते हैं, कापड़ी जी हैं, लेकिन तथ्य के साथ बात कीजिएगा। देखिए, हम लोग जो चला रहे हैं वो सोशल मीडिया पे है, उसको कोई भी ये 2 मिनट में कह सकता है ये फेक है। लेकिन जो चीज सरकार की नजर के नीचे से होके आ रही है उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता है। उसको एक आम आदमी, अगर आप जैसे बौद्धिक लोग हैं जो सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फर्क करने में कितना समय लगा? 20 साल 25 साल की पढ़ाई की आपने, उसके बाद उस फील्ड में काम किया, तब जाके आप एक महीन धागा खींच पाते हैं सच और झूठ के बीच में। लेकिन आम इंसान जो निजी जिंदगी में व्यस्त रहता है, अपने परिचर्चा में पूरे दिन काम की भागदौड़ में भागता रहता है, 2 वक्त की रोटी जुटाता है, शाम को एक घंटे की न्यूज देखता है, तो उसे ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे मैं दूसरी चीज एक और बोलूंगा, जो आपने अर्नब गोस्वामी का भी चाहे मुद्दा उठाया, तो अर्नब गोस्वामी या सुधीर चौधरी हो गए, तो ये भी इतने मतलब दूध के धुले नहीं है जितने। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने जैसे रवीश के केस में भी कहा था, जैनेंद्र जी, मैंने रवीश के केस में भी श्रीकांत जी से पूछा था
कि मान लीजिए रवीश कहते हैं कौन जात हो, तो फिर भी मैं नहीं कहता कि उनके ऊपर आप SC/ST एक्ट लगा दीजिए जी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम कहीं पर तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना कि इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। लेकिन जात तो वो अपनी भी नहीं बताते ना। नहीं तो कुमार भाई हाँ। मैं बता रहा हूँ, जो एक 2001-2002 की बात है, जब सुधीर जी अपना एक चैनल चलाने लगे थे, प्राइवेट चैनल। उसकी वजह से शायद सभी लोगों को पता होगा, एक महिला के इज्जत और कुछ बच्चों की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाला गया था। तो उसमें भी वो दोषी थे, जो कि वहां पे दंगे भी हुए थे। बाद में सभी पेरेंट्स आ गए थे, एक स्कूल का मामला था, ऐसे केसेस कई बड़े और भी बड़े प्रोफाइल के लोगों के खिलाफ भी आया है, पत्रकारिता में भी आया है। MJ अकबर का नाम तो बहुत मशहूर या बहुत बदनाम हो गया इस सिलसिले में। और तो कुछ नाम वाला तो खैर बाद में आया है, तो हम अपने कार्यक्रम में नहीं मैं 5 सेकंड चाहता हूँ। नहीं, 5 सेकंड, एक मिनट। देखिए, जनेंद्र भाई आपके लिए बोल रहा हूँ, ऊपर आप जनेंद्र जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनेंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुजीत जी ने प्रोग्राम को इंट्रो करते वक्त जो बोला आपने सुना नहीं जनेंद्र भाई। सुजीत जी ने प्रोग्राम को इंट्रो करते वक्त नीरा राडिया टेप के बारे में बताया और तमाम ऐसे पत्रकारों के नाम बताए। मुझे लगता है वो आपको सुनाई नहीं दिया, या फिर वो टंग ट्विस्टर है, वो नाम टंग ट्विस्टर है, या आप बोल नहीं पाते हैं। दिक्कत है क्या? मैं बोल के बताऊं, आप पीछे दोहराइएगा। बरखा दत्त, बोलिए जरा। बरखा दत्त, वीर सांघवी। नहीं बोलिए ना प्लीज, हम मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज बोलिए ना, बरखा दत्त। देखिए उनके लिए नहीं गजब बतियाते हैं यार, एक ही चीज बोलते हैं। आप 5 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है, आप इस चीज को समझिए। अगर आप यहाँ भी चर्चा करते समय कि ये लेफ्टिस्ट है या ये राइटिस्ट है, विचारधारा सभी के दिल में होती है। चाहे जैसे अगर वैसे ही आपको याद दिलाऊं, आपने कितनी बार अर्नब गोस्वामी के ऊपर प्रोग्राम किया जब से उनका व्हाट्सएप चैट लीक हुआ। अच्छा, लेट मी इंटरव्यू। अपने बारे में बात करता हूं जनेंद्र जी। नहीं, मैं अपने बारे में बोल लूं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं और अपने वेबसाइट पे लिख भी देता हूं कि मैं फ्री मार्केट की पैरवी करता हूं, मैं हिंदुत्व की पैरवी करता हूं, किसी पार्टी की नहीं। ठीक है, मैं इंडिविजुअल लिबर्टी की पैरवी करता हूं और मैं साइंटिफिक टेम्पर की पैरवी करता हूं। इन 4 चीजों के नजदीक कोई भी पार्टी आती है तो उस समय के लिए उस इशू पर मैं उस पार्टी का भी सपोर्ट करता हूं। और तो ये विचारधारा से जब दूर चला जाता है, इसको आप अपराध नहीं कह सकते। नहीं, मैं अपराध नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सिलेक्टिव पत्रकारिता है या नहीं है। आप खुद बताइए कि आप मुसलमानों की खबर अच्छी या बुरी जैसी भी है, उसको संदर्भित करेंगे तोड़ मोड़ के कि ये गलत। आप हिंदुत्व को ऊपर ले जाएंगे, उसको कहेंगे ये सही। वही चीज अगर रवीश या अर्नब या बाकी लोग, अर्नब को नहीं, अर्नब तो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, बाकी लोग मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, तो आप में उनमें अंतर नहीं है। उनमें और आप में अंतर केवल अभी इतना है। मैं आपको बताता हूं अंतर कहां पर है। अगर मैं किसी घटना का उल्लेख करता हूं जो कि सच में घटित हुई है, ठीक है, और उससे अगर मुझे लगता है कि उस घटना को पब्लिश करके, ब्रॉडकास्ट करके जो है हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो आगे बढ़ता है और मैं उसको करता हूं, तो आप कम से कम या तो फेक न्यूज नहीं कह सकते, पेड न्यूज भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो घटना सच में घटी है। लेकिन दूसरी तरफ अब मुसलमानों की बात करते हैं। ट्रेन के बर्थ को लेकर लड़ाई होती है, हाथापाई में एक लड़का मर जाता है और उसको हिंदू द्वारा मॉब लिंचिंग से एक मुसलमान मारा गया बताया जाता है, तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि असलियत क्या है। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं हाथी या पुरुष इंसान। तो आपने ये तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि हाथी मरा है या इंसान मरा है। तो मैं यही चीज इंडिकेट करना चाह रहा हूं, मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि सीट को लेकर लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। नहीं सुजीत, मैं यहाँ किसी मतलब हर एक घटना पे हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि जैसे अगर सुधीर जी भी हैं या कापड़ी जी हैं या बाकी लोग हैं, तो ये कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं? ये हिंदुत्व को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये केवल अपने मालिकों का। विनोद कापड़ी हिंदुत्व को नहीं बढ़ा रहे, मतलब आप जो मालिकों का झोला है,
ये माल नहीं, मतलब दोनों का अलग अलग मैं बता रहा हूँ। तो ये जो अपने मालिकों का झोला है उसे भर रहे हैं। आप इस पर मत कि ये कर रहे हैं या नहीं, मुझे आपसे जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है कि विचारधारा और अपराध में, हाँ पीयूष जी, विचारधारा और अपराध में गलत ट्रेन पकड़ रहे हैं। देखिए जैनन भाई, इसमें हिंदू मुसलमान की कहीं कोई बात नहीं, किसी को हिंदुत्व को बढ़ाने दीजिए, किसी को इस्लाम को बढ़ाना है तो बढ़ाने दीजिए, उससे फर्क नहीं। बात यहाँ पे सच क्या है, गलत क्या है। अगर आप सच को बढ़ा रहे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप झूठ को बढ़ा रहे तो हम आपके साथ नहीं। जैसे आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया, बिल्कुल ठीक कहा। अर्नब गोस्वामी ने जो आपको याद होगा जब वो टाइम्स नाउ में हुआ करते थे, उस वक्त वो दो बहनों का मामला है, तो मेरे ख्याल से बागपत या रोहतक कहीं का तो था मामला, जिसमें कि वो एक लड़के को थप्पड़ मार रहे थे, उसको बहुत प्रमोट किया गया था। बाद में पता चला कि उनका तो काम ही यही था। उसके लिए उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने एक वेबसाइट की एडिटर को इंटरव्यू में उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ गलती हो जाती क्या करते हैं, ये उनका कहना था। तो ऐसा वो नहीं, रिया चक्रवर्ती वाले केस में उन्होंने जो किया, सुशांत सिंह केस में जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म उन्होंने दिखाया, वो आज तक लीगली कोई बैक नहीं हो पाया। तो वो मैं मानता हूँ कि हाँ वो भी गलत है, लेकिन उसके वजह से ये लोग जो कर रहे हैं, राजदीप सरदेसाई अगर झूठ बोलते हैं और झूठ की वजह से अगर दंगा फैल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है उसको, जो अर्नब ने किया या प्रदीप ने जो किया। एक सवाल सही क्या है और गलत क्या है। राकेश परमार जी से और वकील वो कैसे देखते हैं, किस चीज को अपराध मानते हैं, राकेश जी? नमस्कार। एक तो कानून में किसी को कोई छूट नहीं है बकवास करने की, झूठ कहने की और झूठ फैलाने की। जो सजा आपको है वही एक पत्रकार को है, झूठ फैलाने पर सजा है। हमारे देश में ना कानून तो है ही नहीं है, उस पर बात नहीं है। चर्चा करते हैं पत्रकारिता पर, कानून पर जाएंगे तो मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। बात आज पत्रकार पर है तो उसी पर करते हैं। देखिए, पत्रकार की पवित्रता का एक छोटा उदाहरण दूं। जब हम लोग बच्चा होते थे और किसी बात पर विवाद होता था तो एक बुजुर्ग आदमी आता था, बोला क्या हुआ, बोला ये कह रहा है और मैं ये कह रहा हूँ, मैं सच हूं। तो बुजुर्ग कहता था तू सच का अखबार में छपा है का कि सच है। वो देखिए अखबार का क्या पवित्रता था। जो सीनियर लोग थे, हम 50 वर्ष के हो गए, तो आज से 40 वर्ष पहले, मतलब वो जो 60-70 के होंगे, मतलब आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले पत्रकारिता की इज्जत थी कि अगर अखबार में छपा है तो सही है। आज स्थिति है कि अखबार में छपा है तो गलत है। इतनी ही फर्क आई है तब में और अब में। बात मैं करता हूं पत्रकार। आप पत्रकार की ही बात क्यों करते हैं? आप मालिकों की बात करें ना। पत्रकार तो मालिक है, चैनल पर चलेगा नहीं। अगर आप पत्रकार है तो आपका अखबार नहीं है, आपका चैनल नहीं है। और अगर आपके पास अखबार चैनल है तो आप पत्रकार नहीं है। दो चीजों पर सोचिए ना भाई। पत्रकार को ही सिर्फ ना लपेटे, पत्रकार रिपोर्टिंग करके दे देता है। आप तो सब समाचार के लोग हैं, चैनल पर तो मालिक चाहेगा वही चलेगा ना भाई। तो यहाँ मालिक ही अगर एजेंडा परोसने वाला होगा, उसी को राज्यसभा में जाना है और वो राज्यसभा जाने के लिए एजेंडा चलाएगा। लेकिन तो राकेश जी, पत्रकार ही दोषी नहीं है। राकेश जी, आप जो बात कह रहे हैं वो मैं काफी हद तक मानता हूं उस बात को, और खासकर ये जूनियर जर्नलिस्ट पे लागू होता है। लेकिन राजदीप जैसा जो सीनियर जर्नलिस्ट है उसकी भी तो कुछ साख होगी। अरुण पुरी ही सर्वे करवा तो नहीं होगा। वही आता, उसे स्वयं ही राज्यसभा में जाना है, उसे मंत्रालय की दलाली करनी है, उसे मोदी सरकार के विरोध में विपक्ष से पैसा लेना है। आप देखिए हमारे देश में अखबार में कहां कोई केस हुआ, कहां पब्लिक ने उस अखबार का बहिष्कार किया जहां लिखा जाता है कि स्वर्ण लड़के द्वारा दलित लड़की का बलात्कार, और दूसरा खबर चलता है कि अननोन आदमी के द्वारा एक का बलात्कार। अगर मान लीजिए कहीं, मतलब अगर किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर दंगा भड़काने वाली बात हो, अखबार में छपता है कि एक लाश बरामद हुई, और दूसरा खबर होता है कि अति दलित वर्ग की लड़की का लाश बरामद हुई। मतलब ये अखबार में किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि आप पर्टिकुलर जाति धर्म नाम देके। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये जो राजनीतिक रंग दिया जाता है, ये जो राजनीतिक रंग दिया जाता है, हो सकता है कि इस तरह की घटना, आज तक किसी का नाम नहीं लिया गया वहाँ। हाँ पीयूष जी, मैं वही कर रहा ना पीयूष जी, राकेश जी, तीनों को मैं कह रहा हूँ, ये शायद हम लोगों ने आज तक सोचा नहीं है। राकेश जी,
हम लोगों ने आज तक सोचा नहीं है। हम राजदीप पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो जिस तरह की रिपोर्टिंग की आप बात कर रहे हैं उससे भी दंगा भड़क सकता है, हाँ, उससे भी दंगा भड़क सकता है। हाँ, बात देखिए, बात राजदीप की हो, रवीश जी की हो, आपने कहा ना कि रवीश के कभी कानून के विरुद्ध नहीं किया। रवीश कुमार स्क्रीन काला कर सकते हैं। जब उनके भाई पर एक बहुत बड़ा केस है, मैं नहीं करता हूं, अश्लील हो जाएगा, उन्होंने तो अपने खबर में नहीं स्क्रीन काला किया, जो मुंह काला करने का कार्यक्रम था। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो गैर कानूनी काम नहीं करता है? वो सच्चा पत्रकार होता तो कहता कि फलाना पांडे ने फलाना अपराध में गिरफ्तार हुआ, वो गिरफ्तार हुआ बकायदा, उस पर हम लोग आरोप एक नहीं है, भूल कर रहे हैं गिरफ्तारी हुई बातों है। के साथ। पांडे नहीं बताता, भाई को पांडे कैसे बता देगा? नहीं, उसका नाम पांडे है, उसका नाम रवीश का नाम पांडे नहीं, उसके भाई का नाम पांडे है। हाँ, जात का भूमिहार है, हम बिहारी लोग है। एक भूल कर रहे हैं। मैं आपको भूल की तरफ, मैं आप राजदीप जी का सिर्फ ऐसे नाम, राजदीप जी का नाम केवल ऐसे मत लीजिए। उनको पिछली सरकारों में मुझे लगता है कोई पुरस्कार मिला है, तो प्लीज उसका नाम आगे लीजिए, फिर पूरा नाम लीजिए। पहले वो पद्मश्री मिला है या तमाम जो अवार्ड मिला वो नाम लीजिए, फिर राजदीप कहिए प्लीज। नहीं, अगर पत्रकार को पद्मश्री मिला है तो वो सरकार के वॉइस है। रहा पक्ष विपक्ष की, आप मतदान में किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं ना, तो आप उसके आइडियोलॉजी से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, तभी तो उसको वोट दे रहे हैं। तो किसी पार्टी के पक्ष में होना, विपक्ष में होना गुनाह नहीं है। गुनाह है कि झूठी खबरों को चलाना और उसको जस्टिफाई करना जो सरकार के विरुद्ध जा रहा हो, ये गुनाह है। पत्रकारों को इससे बचना। मैं अगर पत्रकार हूं तो मैं चौड़े में कहूंगा कि मैं भाजपा को पसंद करता हूं, कांग्रेस को पसंद करता हूं, कम्युनिस्ट को करता हूं, तृणमूल को करता हूं। लेकिन अगर इन पार्टियों को, मैं मान ली मैं भाजपा को पसंद करता हूं, और कोई ऐसी खबर जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे, झूठी खबर से, वो गलत पत्रकारिता है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर मैं भाजपाई हूं तो मैं कहूंगा कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी पर फर्क पड़ेगा, ये ठीक बात नहीं। मोदी जी को इस विषय में विचार करना चाहिए। ये है सच्ची पत्रकारिता। आज के तारीख में ऐसी पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता की पतन का कारण हम भी हैं, आप भी हैं। हम उनको भाव दे रहे हैं। राजनीति जैसा मामूली आदमी जो हर आदमी उसको डांटता है, हम उस पर 1 घंटे 1.5 घंटे का कार्यक्रम करते हैं, यही उसकी सफलता है। इसीलिए वो करता है कि जनेंद्र जी राजनीति पर नहीं, वैसी विचारधारा पे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बस आप ही के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ही के माध्यम से मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप प्रश्न ध्यान में रखिए, बाद में पूछिएगा। तापोस जी हमारे साथ अनिरुद्ध जी भी थे, लेकिन अभी नेट के कनेक्शन की वजह से या किसी वजह से बाहर है, तो हम बीजेपी को जो सवाल करना था आपसे करेंगे, क्योंकि आप बीजेपी के समर्थक हैं। तो अभी की जो सरकार है, आप उनका समर्थन करते हैं, सरकार के हाथ में पूरा तंत्र है, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं ये सब? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यानी कार्रवाई होगी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कोई दो राय नहीं है। बाकी राजदीप सरदेसाई की जहां तक मैं बात बताऊं, अक्टूबर 2007 का इंटरव्यू जो कि हिंदुस्तान समिट में उन्होंने किया था मोदी जी का, वो सबसे फेमस इंटरव्यूज में से है। और उसमें भी राजदीप सरदेसाई अपना एजेंडा चलाने की कोशिश किए थे, और मोदी जी ने फाइनली ये बताया कि एक व्यक्ति जिसको एंकरिंग करने का मौका मिल गया है और वो अपनी एजेंडा थोप दे उसमें, और शोभना भारतीय जी उसको तय करें कि आगे कैसे एंकरों को बुलाना है, क्या करना है और कैसे। तो ये तो उनका हमेशा से एक अपना पैरेलल एजेंडा रहा है। और एक सवाल अजय जी जो कह रहे थे, इंटरव्यू अलग चीज होती है। अजय जी जो कह रहे थे, उनके क्वेश्चन पूछे, मेरे पास क्वेश्चन है, वो अलग चीज होती है। एक मिनट, खबरों को प्लांट करना या खबरों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से दिखाना। लेकिन अभी फिलहाल प्रश्न जो है भाजपा पर है, भाजपा सरकार पर है कि वो क्या कर रही है। तो तापोस जी, इस तरह से बेइज्जती करना, वो राजदीप की जो चमड़ी है ना, वो गेंडे की चमड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह जाके बेइज्जत होते हैं। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कानूनी तौर पे आप क्या कर रहे हैं, सवाल है क्या कर रहा है, सरकारी तंत्र क्या कर रहा है? सुजीत जी जी मेरे पास सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, मैं तपोस जी से पूछना चाहूंगा। सर, आपने देखा होगा कि एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जैसे ही यूपीए पिछली जो ये 10 सालों की सरकार जैसे ही
सत्ता में आई, वैसे ही उन्होंने, लाल कृष्ण आडवाणी ने दीपक को, आपको पता ही होगा कि दीपक जी को दूरदर्शन से अटैच कर रखा था और वो एक तरीके से दूरदर्शन के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान उस समय उन्होंने किया था। जैसे ही वह, उन्होंने दीपक को उठा के फेंक दिया कूड़े के ढेर में। और बल्कि बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों को बड़े पैमाने पर दूरदर्शन में, पीटीसी, वो पीआईबी में, भाषा में, पीटीआई में, डीडी न्यूज में। और उस वक्त जब वैतनिक अवैतनिक का झंझट नहीं था, वैतनिक यानी कि अब परमानेंट हो रहे हैं। लोकसभा जब खुला तो लोकसभा में ऐसे लोगों को उठा के लाया गया है, वो जो उड़ीसा के गांव में आज हनीमून मना रहा है, उस व्यक्ति को गाड़ी भेजी गई, वो व्यक्ति को वहां से उठाया गया और यहाँ लाकर यहाँ पर उसको ज्वाइनिंग करवाई गई। ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वापस वो हनीमून पे गया और यहाँ पर वो ड्यूटी पे है, यहाँ वो ड्यूटी पे है। मैं आपको कुछ किस्से बता देता हूँ। और ये सारी चीजें हुई, ये सब कुछ हुए। और इनके एक मिनिस्टर है जिनको मैं कहता हूँ रीट्वीटर मिनिस्टर, वो रीट्वीट करते हैं और वो बड़े शान से तमाम पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं या तमाम लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि हम पिछले सरकारों के किए गए में माइनस और प्लस कुछ नहीं करते, जो जैसा है वो वैसा ही है, हम कोई चेंजेस नहीं करते। और इनकी पालकी ढोने वाले जो पत्रकार हैं या इनकी विचारधारा के प्रति जो अग्रसित पत्रकार हैं, वो सभी लोग हाशिए पे, वो आज भी हाशिए पे हैं। अगर उनको कोविड हो जाए, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, तो उनके कोविड का बिल कोई भरने वाला नहीं है। सुजीत जी आप बेहतर समझते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज भी पीयूष जी, श्रीकांत जी जो बता रहे हैं, जो स्थिति समझा रहे हैं, जो अभी तक जो बातें हुई हैं, 98 से 2004 तक इनकी सरकार थी, उस वक्त भी जो हुआ था उसके पीछे लेकिन एक कारण था श्रीकांत जी। एक कारण जो मेरी जानकारी में है कि देखिए, संघ परिवार जो है बड़े लंबे समय से अंग्रेजी भाषा के साथ एक वैमनस्य का एक उनका रहा है। इसकी वजह से उनके बीच जो बौद्धिक भी रहे हैं, उसमें अंग्रेजी बोलने वाले कम रहे हैं। इनकी जब सरकार बन गई 98 में, तो इनको लगा कि भाई हमारी बात सामने रखने के लिए अंग्रेजी बोलने वाला तो कोई है ही नहीं। अब अंग्रेजी बोलने वालों की भरमार लगी थी लेफ्ट में, वहां से किराए पे लाए गए टट्टू आज जो कुछ अपने आप को राइट विंगर कहलाते हैं, जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं, वो बड़े गर्व से ऑफिस के अंदर कहते हैं, लिख नहीं सकते, टीवी पे नहीं कह सकते कि मैं बीफ खाता हूं। वो ये कहते हैं क्या बकवास है हिंदुत्व, मैं ये सब नहीं मानता, ये तो मैं अपनी रोजी रोटी के लिए लिखता हूं। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कथित राइट विंगर के साथ, दक्षिणपंथी के साथ मैं काम कर चुका हूं, जो कि रोजी रोटी के लिए यहां पर आया हुआ है। लेकिन अब तो 98 बहुत पीछे रह गया। ये जो 2014 से जो शुरुआत हुई है, जो दौर चल रहा है, इसमें तो कम से कम इनको ऐसा धोखा नहीं खाना चाहिए सरकार को। सर कैसे होगा जब आपके आईएनबी मिनिस्टर अपने दफ्तर के अंदर बुला के शेड्स ऑफ सैफरन जैसी किताब का विमोचन करते हैं, वो भी किस जर्नलिस्ट का, जिसका नाम भी नहीं लिया, तो शाम के समय अपनी शाम बर्बाद करने के बराबर है। तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते? ये क्लियर मैसेजेस, ये मैसेजिंग का फॉर्मूला है कि भैया हम तुमको नहीं छूने वाले, तुम जो कर रहे थे बड़ा अच्छा कर रहे थे, हमको आज भी वी आर सीकिंग योर वैलिडेशन, इनको आज भी इनके वैलिडेशन की जरूरत है। और इसी वजह से आज तक आप चाहे राज्यसभा टीवी देख लीजिए, आप लोकसभा टीवी देख लीजिए, आप दूरदर्शन देख लीजिए, सारे के सारे वही वामपंथी, वही कांग्रेसी, वही सारे लोग, अग्नि विचारधारा के लोग आज भी वहां बैठे हुए हैं। और आपके तथाकथित नेशनलिस्ट विचारधारा के जो पत्रकार हैं वो धूल खा रहे हैं, लेकिन इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सब माया है। भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय में एक समाचार चैनल का उद्घाटन करता है। पीयू जी ये भी बता दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी एनडीटीवी का उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिशियली करते हैं, ये भी है। तो उससे क्या उम्मीद करेंगे कि आप राकेश जी वो अपने विचारधारा के अपने लोगों का कर रहे, क्या दिक्कत है? लेकिन जिसने आपको जिंदगी भर गाली दी, जी सबा नकवी ने, उसको बुला के आप, वो भी शेड्स ऑफ सैफरन जैसी किताब का आप विमोचन कर रहे हैं आईएनबी मंत्रालय के अंदर बैठ के। मतलब प्रभु, हम लोगों ने पहले मोदी जी के पहले 5 साल में देखा कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जो थे, कभी भी सफाई देने जाते थे तो एनडीटीवी चले जाते थे बरखा दत्त को इंटरव्यू देने के लिए। हम आज भी देखते हैं कि नंबर 2 या नंबर 3 पे जिनका नाम लिया जाता है, राम माधव, बात पे वो अल जजीरा के पास चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो ये जो है, इनको जो जिनसे गाली खाते हैं उन्हीं के पास बार बार जाते हैं। ये आधी छोड़ पूरी को धावे, आदमी मिले ना पूरी पावे, इनको यही होने वाला है।
जिसमें अपने अपहरणकर्ता से ही आपको प्यार हो जाता है, उसी का जी। वैलिडेशन आपको देते हैं। इसी स्टॉकहोम सिंड्रोम से ये तमाम लोग ग्रसित हैं आज के दिन में। जी जी सौरभ जी, आप पत्रकारिता जगत से नहीं है, लेकिन जिन चीजों को हमें झेलना पड़ता है, ऐसी कई चीजें आप अपने रोजगार में भी झेल चुके हैं। तो आप देखिए, हमने अभी पीछे ये भी बात की, राकेश जी ने ये बात उठाई मालिक और नौकर की बात, ठीक है। जिन हालात में आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, वहां पर आपको तो विचारधारा से कुछ लेना देना था नहीं। आप गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाते थे, भले ही आपकी विचारधारा प्रो हिंदुत्व हो, प्रो इस्लाम हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये जो मीडिया का जो इफेक्ट है वो स्पिल ओवर हो रहा है, हर जगह जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। पहले तो एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ कि नौकरी तो चली गई थी, मगर फिर उसके बाद उससे ज्यादा अच्छी नौकरी भी मिल गई। तो वो अलग बात है, वो पहले नेशनल था, वो एक है, आपको मिल ही जाएगी। तो यही एक बात जो एक्चुअली में देखिए, जो राकेश जी ने एक बात कही कि आज की तारीख में जो मीडिया है, जो अखबार है, इसमें जो भी लिखा हुआ होता है उसको पब्लिक नहीं मानती। पहले मानती थी। मैं इसके भी थोड़ा पहले चला जाता हूं, क्योंकि हम सब चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं, पर लेकिन जो इसकी एक साइकोलॉजी है, भले ही आप मीडिया में हो या फिर आप ऐसे गली मोहल्ले में भी हो, आपको याद, हम सब हमारे गली मोहल्लों में कभी रहा करते थे जब ये हमारी टाउनशिप्स नहीं बनती थी, जब ये सब टाउनशिप वगैरह नहीं थी, तो एक ना एक कोई एक महिला होती थी या कोई बुजुर्ग होता था या कोई पान की टपरी होती थी, या सारी खबर मिल जाती थी। वो सच है झूठ है किसी को नहीं मालूम, बट वो एक जरिया होता था। तो पत्रकारिता भी ये मेरी एक सोच है, या यूं कहिए कि जो एक आम इंसान की सोच है, वो ऐसे ही इनको रिलेट करता है। आज से कई सौ साल पहले जो राजा होते थे, उनके अपने चाटुकार होते थे, जो हमेशा अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी कहा करते थे। अगर कोई दूसरा राजा आ जाए तो फिर उसको अफवाह भी, अभी हमारे जैनेन्द्र जी ने अश्वत्थामा की बात करी, तो सही बात है, युद्ध में अफवाह उड़ा के मुगलों ने भी कई युद्ध जीते हैं, अगर पांडवों की बात आती है तो ये सब सिंपल एक इंफॉर्मेशन है। अगर एक इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने प्रिंसिपल्स की बात करी, अब अगर मैं विचारधारा की बात एक सेकंड के लिए छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात करता हूं, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सारी चीजें अब खत्म होती जाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, मगर धीरे धीरे जो एक इंसान अपने एक बायो बबल में बनता जा रहा है कि जो उसको सुनना है वो वही सुनेगा। देखिए, आप हम सब इसी चीज के ही शिकार हैं। आज सरदेसाई हो या रवीश कुमार हो, ये उनका अपना एक समय, उन्होंने, या यूं कहिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर एक के पास आती है, जब नया इंडिया के अंदर जो ये ग्लोबलाइजेशन आया था, तो फिर जो फॉरेन के मीडिया हाउसेस में जैसे मीडिया का भी एक व्यापारीकरण हो रहा था, वो इंडिया में भी शुरू हो गया। अब हमेशा की तरह जो एक ग्लोबल नैरेटिव जो स्ट्रांग है, उसने उस चीज को पकड़ लिया, मगर जो एक आम इंसान है वो इसको, जब अब 2014 के बाद जो चेंज हुआ है, वो मोदी फैक्टर से ज्यादा मैं उसको मानता हूं इंफॉर्मेशन एज और मोदी का आना यूं कहिए कि कोइंसिडेंस है। लेकिन इंफॉर्मेशन या सूचना की अगर बात करें सौरभ जी, इसमें भी देखिए कि जो आदमी जिसकी छवि ज्यादा बड़ी है, उसका झूठ सच हो जाता है, वो इंफॉर्मेशन हो जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचती है। ये आपको सिर्फ टीवी पे दिखता है। अगर मान लीजिए इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ छाप दिया, ठीक है, और हिंदू ने कुछ छाप दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ छाप दिया, अब ऑफ इंडिया लाख सर पटकता रहे अपना कि वो झूठ लिख रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ऑफ इंडिया की इतनी पहुंच ही नहीं है जितनी टाइम्स ऑफ इंडिया की है। लेकिन ऑफ इंडिया सही है, पर सरकारी फंड। हाँ, पर लेकिन एक सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। आपने ऑफ इंडिया की बात करी, ठीक है, पर मैं तो उससे भी नीचे आ जाता हूँ। एक गांव, एक तहसील में जो लोकल न्यूज़पेपर है, उसको लोग ज्यादा पढ़ते हैं बनस्पत जब आप इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो उन जो लोकल जो न्यूज़पेपर्स में जो खबर आती है, वो तो कभी सरफेस नहीं हो पाती। शहरों में असर पड़ता है, शहरों में असर पड़ता है। लेकिन मैं ये भी हमारा देश सभी को मैं चौकन्ना कर दूं, और मतलब आप लोग सुस्त होके न रहे कि लोग मानते नहीं। आप अमेरिका में देख लीजिए, मीडिया ने ट्रंप का क्या हाल कर दिया, और जैसे जैसे सूचना का युग बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इन्हीं लोगों का अगर वर्चस्व रहा फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स में भी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार हमारे यहां पर भी बन जाएंगे, जो सरकार बनाएंगे और सरकार गिराएंगे।
खैर, मैं जैनेन्द्र प्रताप जी के पास वापस जाता हूं। एक सवाल लेकर जैनेन्द्र जी, जिस सवाल को मैंने तापस जी से पूछा था कि जिन नेताओं को, जिन पार्टियों को आप पसंद नहीं करते, ये लोग जब ऐसे पत्रकारों के पास जाते हैं जिनको आप पसंद करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि देखिए आपने हमें गलत समझा है, हम ऐसे नहीं हैं, हम बहुत ही संयमी हैं, हम बहुत सहिष्णु हैं, इस तरह से जब भाजपा के मंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री जब बीबीसी के पास जाके, अल जजीरा के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, आपको तो मन ही मन बहुत अच्छा लगता होगा, मन गुदगुदाता होगा थोड़ा, तो मजा आ गया यार, देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक पहली चीज की जो मेरा सवाल मैं पूछना चाह रहा था वो भी इसी में आ जाएगा जो आपने सवाल पूछा। मेरा सवाल था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना प्रसारण मंत्रालय, जितने इन लोगों ने अपने पर्सनल ग्रुप बना लिए हैं, जो कहते हैं कि मतलब चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, पीबीआई हो, या जो अभी नाम लिए, बहुत सारे इतने मतलब 5-6 तो मैंने सुने हैं कि बहुत बड़े बड़े सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा बाकी जो आपने नाम लिए वो प्राइवेट है, सब टाइगर्स हैं, उनका कोई पावर है नहीं, वो अपने आप में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है, आप मानेंगे? कुछ खास नहीं। उसके पास अगर कोई मामला पावर है कि नहीं, देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पता नहीं है। चलिए आप बता दीजिए क्या पावर नहीं है? नहीं, कितने लोग वो ऐसा शेर है जिसके पास दांत नहीं है, आपको पता नहीं है, वो हलवा खा सकता है, वो जांच बिठा के किसी को रोक एक उदाहरण देते हैं जैनेन्द्र जी, आम दर्शकों को समझ में आए इसलिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, किसी महिला के खिलाफ कोई अत्याचार होता है, कोई अपराध की घटना घटती है, एनसीडब्ल्यू एक नोटिस भेज देती है। इतना ही पावर है प्रेस काउंसिल का भी, नहीं आपने ठीक कहा, नहीं है। नहीं हाँ। जो इतना पावर है, यही पावर ये दिखाने को, और जो इनका मंत्रालय है सूचना प्रसारण मंत्रालय, जब ये किसी चीज के लिए कोई भी एक खबर दिखाई गई जिससे उनको लगता है कि ये खबर समाज में दंगा करवा सकती है या लड़ाई करवा सकती है, तो उस खबर की जांच करवा के इन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय में देनी होती है, और सूचना प्रसारण मंत्रालय उसको विद इन 24 आवर्स कार्रवाई करके उस खबर के लिए बाकायदा 24 घंटे का नोटिस लगवा सकता है। पहली चीज। अब आपके सवाल पे आते हैं, श्रीकांत जी, अब आपके सवाल पे आते हैं कि ये नेता जब जाते हैं, आपका कहना है कम्युनिस्ट मीडिया के पास, आपका कहने का मतलब ये था लेफ्ट मीडिया के पास जाते हैं, तो उसी नहीं होती है। तो कि यहाँ पर जब आप किसी एक विचारधारा को फॉलो करते हैं या उसको मानते हैं या उसका सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं, तो मेरी जो विचारधारा है, अगर दूसरी पार्टी के लोग उसी विचारधारा के पत्रकारों के पास आए तो स्वाभाविक है कि क्योंकि ठप्पा आपके ऊपर अच्छाई और बुराई का एट लास्ट यही लगाएगा। आपने जो अभी सौरभ भाई बोल रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आपका तर्क सही नहीं है, क्यों, मैं बता रहा हूँ। मैं आप अभी आगे एग्जाम्पल दे दीजिए, आप एग्जाम्पल दे दीजिए कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता रिपब्लिक टीवी पे आता है? नहीं आता है, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो ठप्पा जो चाहिए वो लेफ्ट से चाहिए, बोलता हूँ, एक पॉइंट आपको राइट से नहीं छोटा सा बोल देता हूँ, अरे जिनेंद्र जी, आप सोच समझ के बोलिएगा, आप सोच समझ के बोलिएगा। जो सवाल उन्होंने पूछा है ना, वो डबल एज स्वॉर्ड है। गलती से अगर आप थोड़ा सा भी छोटी मोटी सस्ता वो ले ली ना, तो जाना आपको उन्हीं के पास पड़ेगा। सोच समझ के जवाब देना भाई, एंटर एट ओन रिस्क। नहीं, फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ पॉलिटिक्स में, मैं एक अपने विचारों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं सौरभ भाई से, जैसे सौरभ भाई की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि जो कस्बा लेवल पे या शहर लेवल पे जो अखबार निकल रहे हैं वो तब भी थोड़ी बहुत पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आपको आपके देश के लिए आपके जब दूसरे लोग अखबार पढ़ते हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिससे आपके जो विदेशी ताल्लुकात हैं वो बढ़ते हैं कि दूसरे देश के बारे में क्या लिखा जा रहा है, या इस अखबार में जो इंग्लिश अखबार है जिसको
इंटरनेशनल टीवी पर भेजा जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि भाजपा में जो चिंतक है ना, वो बिल्कुल आप ही की तरह सोचते हैं। हाँ राकेश जी, राकेश जी। हाँ देखिए, एक समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, इसमें से 3 पत्रकार हैं, वो शायद इस चीज को समझ पावे। ये थोड़ा सा दुखद है। अखबार में ना जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं ना, जिनके सूचना के आधार पर समाचार चैनल या अखबार चलता है, उनकी दैनिक वेतन जो है ना, वो किसी ऑफिस के चपरासी से भी बहुत कम है। ये मान लेना चाहिए। नहीं। अब मान लीजिए उसका तनख्वाह नहीं, पीयूष जी प्लीज, मैं दिया जाता है कि नौकरी देने से पहले आप हमें मालिक पूछ लेता है हमें कितना दोगे। डिस्टर्ब मत करिए, सुन लीजिए, कारण सुन लीजिए। मान लीजिए मैं अखबार में नौकरी करता हूँ, मेरा 15,000 रुपये तनख्वाह है, मुझे 30 दिन 8 घंटे 10 घंटे उसके लिए करना है, और 30,000 रुपया सुजीत दास गुप्ता मेरे को दे दिए, तो मेरा मास्टर तो सुजीत दास गुप्ता हो जाएंगे ना। तो पत्रकारिता के बहकने का एक कारण ये भी है। अब बदल गया है, अब बदल मेरी गया बात मान लिया, 1 लाख तनख्वाह होगा, अब 4 लाख रुपया मिल गया, 4 लाख रुपया मिल गया। आखिर नैरेटिव बनाने का वजह क्या होता है? वो दिमाग से पागल थोड़े होते हैं, वो बड़े सातिर, तेज और ब्रिलियंट होते हैं, जो नैरेटिव बदलते हैं, बनाते हैं। जो लोगों का दिमाग से खेलते हैं, उनके दिमाग पर अपना प्रभाव डालते हैं, वो पढ़े लिखे और विद्वान होते हैं। हाँ। और उनके ऊपर प्रभाव डालने का एकमात्र कारण होगा राज्यसभा में जाना, पैसा लेना, या उनके किसी राकेश जी, होता ये है पत्रकारिता में पीयूष जी, कि जैसे कोई सब एडिटर ज्वाइन करता है, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग तरीका होता होगा, सब एडिटर हमारे प्रिंट मीडिया में ज्वाइन करता है सबसे पहले 15, 20, 25 हजार की तनख्वाह में प्रोड्यूसर, ठीक है। अब बरसों तक समझ लीजिए कि 10-15 साल तक उसकी अपनी, वो गूंगा आदमी होता है, ठीक है, वो कुछ बोल नहीं सकता, केवल वो हुक्म बजा सकता है, वो अपने बॉसेस का हुक्म बजा सकता है। ऐसे करते करते वो खुद जब 45-50 साल का हो जाता है, या आजकल थोड़ा जल्दी होता होगा, 40 साल में हो जाता होगा, वो खुद सीनियर जर्नलिस्ट बन जाता है। तब तक जैसे भारत को हुआ है ना, जैसे हिंदुओं को हुआ है 800 साल की गुलामी के बाद, हमारी मानसिकता गुलामी वाली रह गई है। तो वो पत्रकार भी जो है 15-20 साल की ब्रेन वॉशिंग के बाद वो खुद भी एक और राजदीप सरदेसाई बनता है, वो खुद भी एक और रवीश कुमार बनता है, क्योंकि उन्हीं के शागिर्द रहा है वो, और तब तक वो कुछ बोला नहीं था। अब जब उसको बोलने का मौका मिला है, पीयूष साहब, मानसिकता पर एक छोटा सा राजनीति से अलग बात। आर.के. धवन मंत्री बने, हम लोगों से बड़ा बढ़िया संबंध था, हम उनके हम मंत्रालय में बैठे थे, राम साहब का फोन आ गया, वहां से ना खड़ा होकर के फोन उठाए, तो जब फोन उठा लिए बात करते, मैं सर खड़ा दो, अभी आदत पड़ी है बोस को बुलाने पर खड़ा होकर के बात करना, तेरे को पता है कई बार मैं पैर उठा लेता हूँ जाते वक्त। तो ये होता है मानसिकता। और आपने छोटा बताया, मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं गया था कांग्रेस ऑफिस में, एक बहुत बड़ी मंत्री उस वक्त की, सूचना प्रसारण मंत्री उस वक्त होती थी, वो बड़ी बिंदी लगाती थी, उनके सामने महिला आयोग की एक बड़ी अधिकारी बैठी थी। तो उन्होंने अपने झोले से एक चॉकलेट का डिब्बा निकाला, बोला अरे ये मैडम ने दिया है। आप विश्वास करेंगे, मैं वहां खड़ा था अपने कैमरा पर्सन के साथ, वो महिला ने सामने ऐसे करके लिया और ऐसे लगाया, और ऐसे ग्रहण के जैसे प्रसाद मिला। आई वाज शॉक्ड। और ये अब इनको भक्त कहते हैं। तो ये मैंने वही लोग भाजपा समर्थक को भक्त कहते हैं, वही लोग भाजपा समर्थक को भक्त करते हैं, जिनके पार्टी में कहा जाएगा कि इंडिया जिंदा इंडिया। हाँ तापस जी, अब सवाल ये है कि ले दे के यही एक माध्यम है, यही के जो लोग हैं वो आपकी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा रैली तो करते नहीं है, और रैली भी करते हैं तो वहां पे कितने लोग, मोदी जी आ जाते हैं तो 2-2.5 लाख लोग आ जाते हैं, हर नेता के बुलाने पर तो आते नहीं है ना। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया की आवश्यकता तो आपको है, लेकिन मीडिया की बुराइयां, मीडिया के अपराध, इन सब से बचकर आगे बढ़ने की कोई रणनीति है आपके पास? लगता तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, तो सब कुछ है, और इसमें लगने वाली क्या बात है। सोशल मीडिया है हमारा, प्रिंट मीडिया है, लगता नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है। नहीं, मैं अभी पॉलिटिक्स से हटके थोड़ा सा बोलना, 2 पॉइंट उठाना चाहूंगा। एक, हमारे देश में कुछ एसोसिएशंस बन गई हैं नेशनल लेवल पर, उनमें
मीडिया हो गया, तापस जी मेडिकल ने बहुत कम डिपार्टमेंट हो बोला गया, है, उसको बोलने सीए दीजिए, हो गया, लॉयर्स डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि आप सरकार इनके भाजपा के खिलाफ एक प्रवक्ता कदम जब नहीं नहीं है तो उठाती है। उनको वो रोल निभाने दीजिए। सरकार ने पिछले 7 साल में इनके खिलाफ सीए का जब उन्होंने नाम लिया था, सीए ये बोलने लगे थे या तो माफी मांगो या बयान वापस लो। जब डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन का उन्होंने नाम लेकर उल्लेख कर दिया, माफी मंगवाने तक पे घुटनों तक ला दिया था सरकार को। आपको याद होगा उस समय पूरे देश में हड़ताल भी हुई थी डॉक्टर्स की, उसी के जस्ट बाद आईएमए की। हाँ, चाहते हो नहीं, तो जहां तक मैं मुझे ये याद कहना आता है कि चाहता हूँ कि पीआईबी ने, आप जो ये कह रहे हैं एक तरह PIB से ने जैसे प्राइवेट इस कल्चर आरोप में का खंडन मोनोपोली किया था। होती है, प्राइवेट पीआईबी ने खंडन जो किया था इस बात का। खैर, तापस जी आपकी बारी थी। हाँ हाँ, क्या तो कर रहे हैं आप? आपकी सरकार क्या कर रही है? राजदीप के बारे में क्या करेगी? छोड़िए, जो करना था इंडिया टुडे को, इंडिया टुडे ने कर दिया। सरकार क्या करेगी? अरे कुछ दंगल नहीं करने बर्दाश्त वाले, मैं आपको करने लिख के दे वाले सकता हूँ। उनको अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, सरकार ऐसे थोड़ी ना किसी को उठा के जेल में डाल देगी। सरकार तो हर एक चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बेसिस पे सारी चीजें डिसाइड करेंगे और उसके बाद कानून कानून अपने हिसाब से काम करेगा। उसमें पुलिस अपने नेता हिसाब बनने से। के पूरे आसार है। अरे आप बहुत कोई अच्छे प्रवक्ता कोई हैं। एक रिपोर्टर है, इन्वेस्टिगेशन करना भाई, सही रिपोर्ट आई है, केवल जेल उसने पर ये है। खबर दिखाई कि बच्चे कानपुर की रिपोर्ट है, बच्चे स्कूल प्रांगण में आधे कपड़ों में, मतलब हाफ कपड़ों में खड़े हैं और ठंड से कांप रहे हैं। उन्हें तो एफआईआर लिखवा के तुरंत अंदर करवाने की नौबत आ गई। नहीं, देखिए जैनेन्द्र जी, आप जितने भी उदाहरण दे रहे हैं वो बहुत ही प्रादेशिक और क्षेत्रीय किस्म के हैं, जिससे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप हूं क्या कि ये वो कहना इम्पोर्टेंट चाहते हैं नहीं है। कानून सबके लिए ऊपर नहीं नीचे नहीं, है? मैं ये पूरी बात सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका महत्व नहीं है, उनकी अहमियत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि उन घटनाओं से राष्ट्रीय नैरेटिव बिल्ड नहीं होता। ये राजदीप सरदेसाई या फिर रवीश कुमार जो करते हैं, उससे एक नैरेटिव बिल्ड होता है, उससे देश की छवि विदेश में बनती है। आप जो घटनाएं बता रहे हैं यही उसमें चीज कोई मैं भी अभी घटना थोड़ी ऐसी देर नहीं पहले है। बता रहा था, आप कह रहे हाँ, थे कि यही भाजपा के लिए जो प्रचारक हैं वो लोग सोचते हैं। अब आपने खुद माना कि इससे देश की छवि बाहर बनती है इन्हीं लोगों से। हाँ, बिल्कुल बनती है, मैं तो कह रहा हूं मान बनती रहे है। हैं इसका हाँ, मतलब मान रहे हैं इस बात को किस बात को? कि इन्हीं लोगों से देश की छवि बाहर बनती या बिगड़ती मेरे है। ख्याल से बहस डिरेल हो रहा है, सार्थक नहीं हो रहा है। या तो उसको तो वाइंड अप किया जाए या सार्थक किया जाए। बहस डिरेल हो रहा है, या तो सार्थक बहस हो या वाइंड अप हो। समाधान बताइए क्या है? तो इसीलिए तापस पाल जी के पास गया था कि समाधान इसका बताइए, ये यथास्थिति बनी रहेगी या कुछ बदलाव होगा इसमें? मैं समाधान पे 2 लाइन में इस पे कार्रवाई होगी और देखिए कार्रवाई हुई है। राजदीप सरदेसाई का आप अगर बैकग्राउंड देखिए तो वो टीवी 18 जो अभी हुआ है, पहले CNN IBN हुआ करता था, उससे वो निकाले गए हैं। उसके बाद अभी ये इसमें आए हैं। अब यहाँ से सरकारी कार्रवाई नहीं है, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। और सुजीत जी को आप आगे भी देख पाएंगे। ये तपोश विल नॉट, मैं बता रहा हूँ, तपोश जी मुझे लगता है एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता चलूं। सुजीत जी सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से लेकर जो आम जनमानस है, आम जनमानस का इतना बड़ा प्रभाव है आज की डेट में मीडिया को लेकर, और जिसे आप ये लेफ्टिस्ट जो है ट्रोल्स कहते हैं, ट्रोल्स, तो इन लोगों का इतना बड़ा प्रभाव है और इतने बड़े तरीके से कि मीडिया को टैकल करते हैं, मीडिया को समझाते हैं या फिर मीडिया पे प्रेशराइज करते हैं, खास तौर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि देश के बड़े स्वयंभू पत्रकार का मतलब है कि जो अपने आप को खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं समझते थे, वो सभी लोग बेरोजगार हैं और यूट्यूबर हैं, आपकी और मेरी तरह। हाँ, जिसमें एक और नाम हाथ जुड़ गया है, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट, यार ये 2 बार तो ग्रेजुएशन कर लेता है ना, 2 बार ग्रेजुएशन कर लेता है तो दिक्कत हो जाती है। आप गलत कह रहे हैं। आप डबल ग्रेजुएट हैं, आप डबल ग्रेजुएट हैं, इसलिए आपको रह के प्रॉब्लम। सुन लीजिए पहले बात, मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक खबर चली थी, सुन लीजिए, उसके बाद क्या है, डबल ग्रेजुएट लोगों को दिक्कत होती है। सुन लीजिए, तो इसी कारण तमाम स्वयंभू पत्रकार जो हैं वो बेरोजगार हैं, यूट्यूबर हैं, और धीरे धीरे इसमें नया नाम राजदीप का भी है, और उनकी पत्नी का भी मैं ट्वीट देख रहा था, वो बड़ी परेशान है, बड़ी व्याकुल है, बड़ी परेशान है, बड़ी व्याकुल है, क्योंकि वो उनके पति ने रिजाइन दे दिया।
ये है। और उनको निखिल वागले जो हैं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आप जानते होंगे, उन्होंने उनको वो लिखा है, मतलब सिंपैथी दी है कि कोई दिक्कत नहीं, चीजें बेहतर होंगी और बढ़िया होगा, है ना। और दधीच करके एक और है, उन्होंने भी कुछ ऐसा लिखा, अभी ट्विटर पर मैंने देखा, उन्होंने वही देखा। तो इन लोगों का इलाज यही है, बॉयकॉट कीजिए, प्रेशर बनाइए, प्रेशर बिल्डअप कीजिए सरकार पर हर जगह पे, कि इन लोगों को सिरे से बहिष्कार किया जाए, सिरे से साइडलाइन किया जाए और उनको इररिलेवेंट बना दिया जाए। पीयूष जी आप ही के पास में आ रहा था सवाल लेकर। मैं बस इसमें एक उसी श्रीकांत भाई मैं एक ऐड करना चाहूंगा। देखिए ये जितने भी लोग आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, जैसे जयंत भाई हो सकता है ये कहें कि मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, क्योंकि लेफ्ट में ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर आप देखिए जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, मैंने 7 साल उनके साथ वेकअप रूम शेयर किया, मैं भी 8 साल एंकर रहा हूँ। उनके आप जिस भी रिपोर्ट को देखिए, उनकी हर रिपोर्ट फर्जी होती है। उनके जब पीएमओ से उनके जब जिस भी वजह से उनकी कंप्लेन हुई और उनकी स्क्रिप्ट को अरुण पुरी साहब ने मंगवाया, बिकॉज़ आई एम प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन, उनकी रिपोर्ट्स को मंगवाया गया, उनकी हर रिपोर्ट में फैक्चुअल गलतियां थी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने उनसे सवाल किया, उसके बाद उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया था फेसबुक से। मैंने उनसे पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, ये जो आपने सर्वे किया 2019 का, जब वोटिंग हो गया और रिजल्ट आने के बीच में उन्होंने, आपको याद होगा, हर चैनल अलग दिखा रहा था, उनका सर्वे अपना अलग था। मैंने उनसे सिंपल सा सवाल कहा कि मैंने कहा प्रभु ये बताइए कि कितना सैंपल साइज था आपका, क्योंकि सर्वे करवाना यही हमारा काम, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। हमने कहा कि आपका सैंपल साइज क्या था, कहाँ पे आपने सर्वे कराया, खाली अपने मन से आपने ऐसे चिट्ठी उठाई, हाँ जी यूपी में इतना मिल रहा है, मध्य प्रदेश में इतना मिल रहा है, अरे आप भगवान हो, गलत हो गए ना, गलत हो गए तो आपने माफी मांगी। उसी तरह से इकोनॉमी को लेके मैं कहा, मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हूँ, मैंने कहा प्रभु अब 12 साल मैंने बिजनेस जर्नलिज्म किया है, मैंने कहा कि सर थोड़ा बहुत मुझे समझ में आते हैं, साथ आप मुझे जो आंकड़े बता रहे हैं मुझे बताइए इसका सोर्स कहाँ से आता है। मतलब आप इनको देखेंगे तो इन लोगों के सारे ये जो होते हैं सब फैक्ट हवाई होते हैं, मतलब झूठ मूठ का रेटोरिक के ऊपर। और जनता ने जो इनका बहिष्कार किया, अब इनको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए इनको, मैं बता रहा हूँ, मैं एक लाइन खाली आता हूँ। ये खुद से मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया इनके लिए, इन्होंने खुद के लिए गड्ढा खोदा, क्योंकि अगर मोदी जी का बस चलता वो उनको एज इट इज बने रहने देते, जैसे बाकी लोग अभी जो समझदार लोग हैं वो बने हुए हैं। ये जो डूबे हैं ये अपनी गलतियों से डूबे हैं, अदरवाइज ये सरकार अब इनको कुछ नहीं करने वाली थी, पहली चीज। दूसरा, 14 के बाद पत्रकारिता बदल गई। या तो आप इस पार हैं या तो आप उस पार हैं, जो पोलराइजेशन हुआ वो आपको देखने को मिल सकता है। मुझे याद है मैं जब जी में था तो नवीन जिंदल के खिलाफ हम लोगों ने जो मोर्चा खोला था, मैं उसके सेंटर में था, बहुत सारे शोज मैंने एंकर किए थे। हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उसके एक एमपी की बजाई अब दबा के बजाई, ठीक है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो में भी कही थी कि निष्पक्ष पत्रकारिता तो होती नहीं है, तो उस वक्त ये होता था। और आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह से खुल के कह सकता है। तो इसलिए मैं इधर का भी बैलेंस कर रहा हूँ कि अभी पत्रकारिता बदल गई। या तो हर किसी ने, जैसे आपने कहा ना कि मैं खुल के हिंदुत्व की बात करता हूँ, चाहे पार्टी कोई भी हो। अब वो जो न्यूट्रल जर्नलिज्म की बात होती थी हिंदुस्तान में, न्यूट्रल जर्नलिज्म तो देश में बचा नहीं। या तो आप इस बार नहीं है ना, मैं अगर कहता हूँ, मैं वही ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को गोली लगी और जब गोली लगी, गलती ये है कि जब आप कहते हैं कि मैंने सर्वे किया, हमारे सर्वे के हिसाब से इतनी सीट इनको मिल रही है, उतनी सीट इनको मिल रही, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास ना डेटा है ना कुछ। आपने घर में बैठा चाय पिया, उसके बाद आपने अपना खुद से डेटा बना के अपने सीट दे दी, वो गलत है। एक चीज बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हम जा रहे हैं, राकेश जी, आपकी लाइन में एक चीज होती है डेफेमेशन। तो मानहानि का जो मामला होता है, एक जमाना था, प्रेस की ही बात कर रहे हैं, जब जो क्रिकेटर होते थे वो बायोग्राफी लिखते थे और अक्सर बायोग्राफी जैसे ही छपता था केस हो जाता था उनपे। आपको पता होगा सुनील गावस्कर का एक गुट हुआ करता था, कपिल देव का एक और गुट हुआ करता था उस जमाने में। लेकिन वो संवेदनशीलता जो है, जो फट से किसी को चुभ जाए कि अरे ऐसा कैसे लिख दिया उसने, ये चीज पॉलिटिक्स में है, न तो ये दंगा भड़काने वाली चीज वाले में भी है कि ये बात बात पर, जैसे पीयूष जी जो उदाहरण दे रहे थे, इकोनॉमी का उदाहरण दे रहे थे, वो शायद सबकी समझ में आता भी नहीं है। हाँ, दंगा भड़काने की बात तो वो समझ भी जाएंगे, लेकिन जीडीपी ज्यादा हुआ कम हुआ, जैसे कहा जाता था नरसिंह राव के समय में कि सबसे मतलब अच्छी बात उनके लिए ये हुई कि सिक्योरिटी स्कैम क्या है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं चला कि इसका अर्थ क्या होता है। जी, आपने वो जो मानहानि की बात कहा और आत्मकथा की, दो बातें कहा। देखिए, क्योंकि हम रोकथाम की बात कर रहे हैं ना, मानहानि का केस करके भी आप किसी पत्रकार को रोक सकते हैं।
अब नहीं, आप मानहानि करिए, उसको 2 करोड़ रुपए का, कोई दूसरा आदमी उसको 4 करोड़ दे देगा। आजकल जमाना इतना गिर गया है। मान लीजिए मेरे को मानहानि का केस आप करेंगे तो होगा, क्या हुआ, आज तो फर्जी रिपोर्ट चलाया था मोदी के विरुद्ध, राहुल गांधी से पैसा आ जाएगा। आजकल इतना नीचता आ गया है। मैं बात करता हूँ 90 की, नाम लेके आपके एसपी सिंह जी मेरे गाजीपुर के थे, बलिया के बगल में, जो आज तक का शुरुआत किया था, ये थे खबर आज तक। उन्होंने एक लेख लिखा था इंडिया टुडे में, दाढ़ी के दिन बहुत, उनमें उन्होंने चंद्रशेखर जी की बड़ी बुरी, मतलब बड़ा आलोचना किया था। तब मेरा बचपना का माइंड था, मैं देखा हूँ चंद्रशेखर जी बड़ा हंस हंस के बतिया रहे हैं। मैं बोला चंद्रशेखर जी को, बाबा ये बड़ा बाउल लिख ले रहा, वो हंसने लगे ठठा करके। तो बोला ये उसका काम है, और ये तुम्हारे गाजीपुर का है, हमारे यहाँ है, उसका काम है। पहली बार जाना कि आप बुराई करके बड़े नेता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज तो नेता आपको गोली मारवा देगा, नहीं तो चमचों से पिटवा देगा। सही बात। दूसरी बात, आत्मकथा, यही चीज बाला साहब ठाकरे के साथ हुआ था और शेखर गुप्ता के केस में। उन्होंने उनको बुला के बियर पिलाई थी अपने मार्केट में। मैं कह रहा हूँ कि बड़े पत्रकार और बड़ा नेता, 90 के पहले वाले नेता, मैं कई लोगों का नाम रख के उचित नहीं मानता, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से कि मैं रहा हूँ। मैं 2 राजनेताओं का नाम नहीं लूंगा। एक नेता के घर में बैठे थे, खाना पीना चल रहा था, मतलब भूजा उजा का टाइम था, वही एक पत्रकार आया इंटरव्यू लेने को, कैमरा मैन तो था नहीं, वो लिखने वाला था। उन्होंने एक विषय पर था, मामला था यूरिया घोटाले, यूरिया घोटाले वो बोला और दूसरे आदमी वो बोले, और एक ही में से भूजा उठा के खा रहे हैं। दोनों के चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं। अगले दिन अखबार में छपा, फलाने नेता ने ये बोला और फलाने नेता ने ये बोला। आज वाली वातावरण ही नहीं, मानहानि वाला पद इनका कोई मान ही नहीं, तो हानि क्या। और दूसरा आत्मकथा, अरे विश्वविद्यालय में आत्मकथा पर किसको क्या पिंच होगा भाई? वहां कौन इसका नाम साफ है कि कोई पिंच उंच होगा? जो पत्रकार है वो बेकार है, और वो जो चाटुकार है, पत्रकार है, वो आज के तारीख में चल रहा है। पीयू जी ठीक करें कि या तो आप इधर है या उधर है, न्यूट्रल है तो अपने घर में बैठे हुए हैं। जनेंद्र जी 2-3 वाक्य में कंक्लूड कीजिए, 2-3 वाक्यों में कंक्लूड कीजिए, बिल्कुल समय नहीं है जी। केवल निष्पक्षता ही हर चीज का समाधान है। अगर आप किसी के ऊपर कानून बना रहे हैं, उसको लागू करवाना है, तो वो सब पे समान रूप से लागू करवाना पड़ेगा, तभी आपको किसी चीज में न्याय दिलवा सकते हैं। या मान लीजिए एक दंगे में 7 लोग मारे जाते हैं, 5 हिंदू होते हैं और 2 मुसलमान होते हैं, ठीक है, तो आप निष्पक्ष हैं, आप कहेंगे कि नहीं 3.5 मरे हैं दोनों तरफ से? नहीं, मैंने अभी जो बात कही कि यही होता है ना? नहीं, जो भी शामिल होता है किसी भी घटना में, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, जब आप कार्रवाई करें तो दोनों पर समान रूप से करें, तो आप जीत जाएंगे, इन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन जहां आपने एक को, अपने साइड वाले को बचाने की कोशिश की, तो दूसरा वाला भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखिए। निष्पक्षता ही समाधान है। हमने यही देखा ना, दिल्ली लास्ट वर्ड आप कंक्लूड कीजिए। हाँ, हमने कह रहे कि दिल्ली दंगों में हमने यही देखा, बीबीसी ने और एक सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की, बीबीसी इसलिए नाम ले रहा क्योंकि विश्व प्रतिष्ठित संस्थान है, वो जिस तरह की एक तरफा रिपोर्टिंग, स्पेशली बीबीसी हिंदी.com में एक पर्टिकुलर आदमी की वजह से, जो एक बड़े चैनल से उठ के वहां गया था, उसकी वजह से जो हुआ, बाद में उसको वहां से नौकरी छोड़नी पड़ी, किस वजह से छोड़ी वो भगवान मालिक है। लेकिन जिस तरह की बेतुका रिपोर्टिंग वहां पे है, उसको क्या कह सकते हैं? तो निष्पक्षता की तो क्या बात ही नहीं है। बात इतनी कि आप झूठ मत दिखाओ, आप पक्ष लो, कोई दिक्कत नहीं। द वायर, द लायर या जो भी ये सब हैं, वो जो भी बात कहना चाहें कहना चाहिए उनको, बिल्कुल। आप लोकतंत्र यही है, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, झूठ मत कहिए। दिल्ली में दंगे होता है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई झूठ बोल रहा है, चाहे आपकी तरफ का चाहे इधर की तरफ का, कार्रवाई दोनों पर कीजिए। नहीं, अर्नब गोस्वामी जेल नहीं गए? अर्नब गोस्वामी जेल गए ना? नहीं, वो दूसरा केस था, वो पत्रकारिता का केस नहीं था, वो पहले से। जो आपने बात बताई, किराया न देने पर कोई आपने कहा ना कि वो एक अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इस केस में तो जेल भेजना ही नहीं चाहिए था, बट फिर भी वो जेल गया। अब इतने नादान तो हम में से कोई नहीं है कि वो किस वजह से जेल गए, इसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जेल गए ना, मैं कह रहा हूँ कि जो है वो है, सिर्फ कहना कि मेरा कहना है कि सही है, गलत समाधान बताइए।
और दो समाधान बात इसका कोई नहीं, इसका समाधान जनता करती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि चाहे वो जिन भी यूट्यूबर्स पत्रकारों को हम लोगों ने नाम लिया, उन लोगों ने खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन दबाया। तो ये इसके लिए किसी कुछ नहीं करना, जनता सब देख रही है और इसको हमको जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता सब कुछ सबका हिसाब करती है और वही एग्जैक्टली यहाँ पे इस बात हो रहा है। और इसमें किसी को कुछ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने, राजदीप को अगर आज बर्खास्त किया गया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्रेशर है जो सोशल मीडिया पे बिल्डअप हुआ। ये गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं था कि पीएमओ से किसी ने फोन कर दिया अजय इसको हटा दो, ऐसा नहीं। ये जनता ने प्रेशर किया, लाखों ट्वीट हुए, राजदीप के हैशटैग लगातार हैशटैग उनका टॉप ट्रेंडिंग में था, उस वजह से तो जनता का प्रेशर बना रहेगा। जनता सब देख रही है, जनता का प्रेशर ही अंतिम समाधान है, सर्वोचित समाधान है, सर्वश्रेष्ठ समाधान है। इस संदेश के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं क्योंकि समय बिल्कुल निकल चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम।